मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की मंजूरी पर केंद्र का जताया आभार। कहा सीमावर्ती गांव का होगा विकास, उत्तराखंड को भी मिलेगा लाभ। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री कल करेंगे मीटिंग, तैयारियों का लेंगे जायजा। यात्रा में पिछले साल से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। उत्तराखंड में जमीन के सर्किल रेट में 33.6% की हुई वृद्धि। नए सर्किल रेट आज से प्रदेश में होंगे लागू। नैनीताल की माल रोड सबसे महंगी। उत्तरकाशी के भटवारी ब्लॉक में मकान में लगी भीषण आग, घर में रखा सामान जलकर खाक। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां शुक्रवार को चारधाम यात्रा को लेकर मीटिंग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यात्रा की तैयारी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा पिछले साल चुनौतियां थी, वक्त पर तैयारियां इस बार पूरी होंगी। पिछले साल से ज्यादा यात्री आने की उम्मीद है। 2022 में करीब आपको बता दें कि 50 लाख यात्री आए थे। तो देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। शुक्रवार को चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। यात्रा की तैयारी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा पिछले साल चुनौतियां थी, वक्त पर इस बार तैयारियां पूरी होंगी। पिछले साल से ज्यादा यात्री आने की उम्मीद है। 2022 में करीब आपको बता दें कि 50 लाख यात्री आए थे। क्योंकि पिछली बार भी हमारे लिए चुनौती थी और बहुत सारे काम पिछली बार और जो लोगों के सुझाव थे या हमें लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पर इस बार काम हो और जो कुछ काम हमें और करने की आवश्यकता थी इस यात्रा में हम करें और सभी आने वाले लोगों के लिए यात्रा अच्छी हो। सभी लोग अपनी यात्रा अच्छे तरीके से आकर उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और पिछले वर्ष बड़ी संख्या में यात्रियों की संख्या यहाँ जुटी है, लगभग 50 लाख के आसपास का जो आंकड़ा है। इस बार हमारे पास जो पहले से ही सूचनाएं आ रही हैं, ये आंकड़ा उससे भी अधिक जाने वाला है, इसलिए हम और ज़्यादा उसकी तैयारी करेंगे और अच्छे तरीके से तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। शुक्रवार को चारधाम यात्रा को लेकर वो मीटिंग करेंगे, यानी कि कल ये मीटिंग होगी। चारधाम यात्रा किस तरीके से सफल हो सकती है उसको लेकर दिशा निर्देश दे सकते हैं। पिछली बार हमने देखा लगभग 50 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचे थे चारधाम यात्रा करने के लिए। इस बार उम्मीद है कि श्रद्धालुओं की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसी के तहत अब सरकार तैयारियों में जुट गई है। पिछले साल कई चुनौतियां थी, वक्त पर इस बार तैयारियां पूरी होंगी। ये बयान सीएम पुष्कर सिंह धामी का आया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल से ज्यादा यात्री आने की उम्मीद है। 2022 में करीब 50 लाख यात्री आए थे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी कल महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं, क्या कुछ निर्देश दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चारधाम यात्रा अब शुरू होने के लिए कुछ ही समय बचा है और ऐसे में सरकार लगातार जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप देने में जो है जुट चुकी हैं। और इसी को लेकर के कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें तमाम चाहे जिन जगहों पर चारधाम से जुड़े हुए, चाहे बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जिले जो है, जिन जिलों में यह यात्रा प्रारंभ होती है, उन सभी जिलों के अधिकारी भी जो है इसमें शामिल रहेंगे और शासन स्तर के बड़े अधिकारी भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं इस बैठक में। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस यात्रा को लेकर के, क्योंकि सरकार का अनुमान है कि कल पिछले साल जो है रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने जो है चारधाम यात्रा की थी, जिसमें 50 लाख से अधिक का जो आंकड़ा है वो एक तरह से पार हुआ था। तो ऐसे में अब जो है आने वाले समय में जो श्रद्धालु की संख्या है वो और इजाफा हो सकता है। तो किस तरीके से वहाँ पर चाहे रहने की व्यवस्था हो या फिर लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है यात्रा मार्गों पर हो सकती है, उन तमाम चीजों की लेकर जो है मुख्यमंत्री कल निर्देशित कर सकते हैं। क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से जो है पिछली बार देखा गया था कि चारधामों में जो यात्रियों के रुकने की व्यवस्था थी वो की गई थी और अधिक संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था भी की थी और पास के जरिए जो है लोगों को भेजा जा रहा था। तो ऐसे में कोशिश होगी कि इस बार अधिक संख्या में जब श्रद्धालु आ सकते हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा सकती है, किस तरीके से उनके लिए रहने की व्यवस्था धामों में हो सकती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर निर्देशित किया जाएगा। और साथ ही साथ अब जोशीमठ में जिस तरीके से यात्रा पड़ाव में पड़ता है बद्रीनाथ के, तो जोशीमठ में भूस्खलन भी हुआ है। तो ऐसे में यात्रा को देखते हुए किस तरीके से वहाँ पर व्यवस्था की जाए जिससे कि यात्रा जो है सुचारू रूप से चल सकती है। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर कल मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और अधिकारियों को जो है निर्देशित करते हुए दिखाई देंगे। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों के विकास के लिए केंद्र पोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है, जिस पर 4,800 करोड़ रुपए के खर्च कर प्रावधान किया गया है। वहीं केंद्र की इस योजना से राज्य को भी काफी लाभ मिलेगा। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिसे देश के अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था, उन्हें पहले गांव की संज्ञा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, जिसके लिए ये योजना कारगर साबित होगी। के लिहाज से ये बहुत बड़ी योजना है। इतने सारे जो गांव, जो पहले गांव जो हमारे हैं, उन सभी गांवों को विकास की दृष्टि से सभी को आगे आने का अवसर मिलेगा। वहां पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का विकास होगा और उत्तराखंड राज्य के भी 4 गांव इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। 4 गांवों को उसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। हमारे भी सीमांत क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वाइब्रेंट विलेज की ये योजना को सीधे सीधे धरातल पर उतारने का काम किया है और सीमांत के लोगों को आगे आने का एक राह, उनकी मार्ग प्रशस्त किया है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सितारगंज में गूगल आईडी हैक कर ठगी की कोशिश करने का मामला सामने आया। आरोपी ने सितारगंज कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल नगेंद्र यादव की गूगल आईडी हैक कर परिजनों से पैसे की मांग की थी, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने छानबीन करते हुए बैंक ट्रांजैक्शन की ट्रेसिंग की और पुलिस की टीम गठित कर राजस्थान भेजी, जहां सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को पकड़ने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। श्री हेमकुंड गुरुद्वारा प्रबंधन ट्रस्ट ने गोविंद धाम घांगरिया स्थित गुरुद्वारा और अन्य परिसंपत्तियों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि इस बार गुरु आस्था पथ पर घांगरिया से करीब 1.5 किलोमीटर नीचे राम झुंगी पॉइंट पर उन्हें ग्लेशियर का दीदार हुआ है। घांगरिया में अभी काफी बर्फ है। फिलहाल अभी वे गुरुद्वारा घांगरिया का जायजा ले रहे हैं। बाकी घांगरिया से ऊपर के आस्था पथ पर क्या स्थिति होगी, ये श्री हेमकुंड साहिब धाम की रेकी करने के बाद ही पता चलेगा। उधम सिंह नगर के खटीवा में भारत नेपाल सीमा पर बसे नारायण नगर गांव में मानव और पशु चिकित्सा शिविर, साथ ही आपको बता दें 97 बटालियन एसएसबी के कमान अधिकारी के निर्देश पर लगाया गया शिविर में सीमावर्ती ग्रामीणों की निःशुल्क जांच की गई और दवाइयां भी बांटी गई। पशुपालकों को पशुओं के लिए फ्री में दवाइयां बांटी गई। एसएसबी समय समय पर सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए शिविर लगाता रहता है और उन्हें जन कल्याणकारी कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी जाती है। प्रोग्राम गांव के लिए देखता है, उसमें एक हमारा जो माध्यम है मेडिकल सिविल एक्शन, वेटरनरी सिविल एक्शन, मतलब गांव में जाकर हम जो है पशु को और आदमी को जो दवाई देते हैं, हम उसको इलाज करते हैं। उसका एक आइटम है विलेज, यही करने हर जगह में हम जाते हैं। और जो वेटरनरी से डॉक्टर आते हैं, मेडिकल भी वेटरनरी भी, और गाँव में जाकर हम जितना पशु है जो आदमी है उसको इलाज करते हैं। जो प्रोग्राम है जैसा कि बी कीपिंग, देन आपका जो है गोट फार्मिंग, देन पिगरी फार्मिंग, फार्म एनिमल्स का, इसका साथ साथ जितना भी जो प्रोग्राम होता है गांव के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए हम प्रोग्राम चलाते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां औली में प्रस्तावित राष्ट्रीय शीतकालीन खेल रद्द हो गया है। दरअसल कम बर्फबारी के चलते ये निर्णय लिया गया है, जिससे गेम्स आयोजकों, स्कीइंग प्रेमियों सहित ओली के पर्यटन कारोबारियों में मायूसी है। स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन के सचिव संतोष सिंह ने ये जानकारी दी है। बता दें, इस बार आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग सिस्टम लगाया गया था, जिससे आयोजकों की आस थी, लेकिन इससे भी स्नो नहीं बन पाई है। जोशीमठ के सेब बागानों पर मौसम की दोहरी मार पड़ी है। फरवरी माह में जहां इन पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी रहती है, वहीं अब बर्फ पिघल जाने से खेत खलियान सूखने लगे हैं। सेब बागान के काश्तकार आपदा की इस मार से हताश हो गए हैं। कई किसानों ने तो भू धसाव के चलते
बागानों की कटाई और छटाई शुरू कर दी है। सेब उत्पादकों को अब सेब की पैदावार की चिंता सताने लगी है। इधर मौसम विभाग ने भी पहाड़ी क्षेत्र में तापमान बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में किसानों के चेहरे पर मायूसी छाना लाजमी है। चंपावत जिले में फायर सीजन की शुरुआत हो चुकी है। जिले की लोहाघाट रेंज में वनाग्नि रोकने के लिए वन विभाग ने प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसकी जानकारी लोहाघाट रेंज के रेंजर दीप जोशी ने देते हुए बताया कि फायर सीजन की शुरुआत हो गई है। वनाग्नि रोकने के लिए वन विभाग ने लोहाघाट, खिलपति, गुरोल और रोसाल में 4 क्रू सेंटर बनाए हैं, जिनमें वन कर्मियों और फायर वाचरों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही कहा है कि इस बार क्षेत्र में बरसात न होने के कारण वनाग्नि की घटनाएं बढ़ सकती हैं, जिसके लिए कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही समय समय पर ग्रामीणों को वनाग्नि को लेकर जागरूक किया जा रहा है। एनजीटी के आदेश के बाद मसूरी में पानी की समस्या का हल निकाल लिया गया है। जल संस्थान मसूरी टैंकर एसोसिएशन ने कमरवार दी थी। आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। झील का पानी बंद होने से मसूरी का पर्यटन भी प्रभावित हो रहा था। हो रहा था, उस पर एनजीटी द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। आज की जो ये बैठक थी, विशेष रूप से ये बैठक थी जो धरना प्रदर्शन के लिए और भूख हड़ताल के लिए जो एक ज्ञापन दिया गया था, तो उन्होंने आज इस बैठक के माध्यम से अपना धरना प्रदर्शन स्थगित किया है। व्यापार मंडल की तरफ से जो धरना किया गया था पानी की समस्या को देखते हुए, तो उसमें हमने व्यापार मंडल अध्यक्ष बड़े भाई रजत अग्रवाल से निवेदन करा कि आप अपना धरना ख़त्म करिए और मसूरी को पानी के किसी भी स्तर पे कमी नहीं होने देंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि जितना हो सके पानी की सप्लाई सुचारू रहेगी। एनजीटी द्वारा झील के निकट पानी को जो फ्री फ्लोइंग वाटर था, झरना था, वहाँ से पानी लेना और उसे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस आदेश के बाद मसूरी के तमाम होटलियर्स में, होम स्टे स्वामियों में, रेस्टोरेंट मालिकों में, व्यापारियों में और निवासियों में बहुत ही पानी के लिए हाहाकार थी, भय था, डर था कि कोरोना के 2 वर्ष के बुरे हाल के बाद कहीं ये वर्ष भी कहीं सोना न जाए, कहीं पर्यटक मसूरी से मुंह ना मोड़ लें, परेशान ना हो, अर्थव्यवस्था खराब ना हो और स्थानीय युवकों की बेरोजगारी पे ना आ जाए जब होटल बंद हो जाएंगे पानी की कमी के कारण। लेकिन इस समस्या को देखते हुए हमारे द्वारा मानव अधिकार आयोग में एनजीटी में पिटीशन लगाई गई। साथ में हमारे द्वारा 3 दिवसीय एक आंदोलन की चेतावनी दी गई, 15, 16, 17 तारीख की, जिसमें चक्का जाम तक की चेतावनी दी गई थी। पर बहुत ही खुशी की बात है कि उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा पानी की पूर्ति जो 14 MLD होनी चाहिए, लेकिन 7.5 MLD तक जल संस्थान के पास है। बाकी की पानी की पूर्ति ग्राम क्यारकुली और ब्रासखंडा से होगी, जिसके लिए हम बासाघाट से होगी, जिसके लिए हम राकेश रावत जी का, कौशल रावत जी का, उत्तराखंड जल संस्थान का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार हल्द्वानी थाने का निरीक्षण करने वाले हैं, जिसके चलते लगातार 5 दिनों से थाने में साफ सफाई का काम जारी है। सभी कर्मचारी और पुलिस अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी में हरियाली को लेकर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार के निरीक्षण के बाद बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए एक अहम बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसके चलते पत्रकारों से भी वार्ता की जाएगी। राजधानी देहरादून की सड़कों से सरकार जहां एक तरफ पुराने ऑटो को हटाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बिना परमिशन के देहरादून की सड़कों पर ई रिक्शा चल रहे हैं। कई ई रिक्शाओं को तो परिवहन विभाग ने परमिशन तक नहीं दी है। वहीं सिटी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय डंडरियाल ने परिवहन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे पहले भी परिवहन विभाग से कई बार अपील कर चुके हैं कि दून की सड़कों में दौड़ने वाले ई रिक्शा के ऊपर लगाम लगाए। बावजूद इसके परिवहन विभाग ने अब तक ई रिक्शा के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। से ई रिक्शा दे रहे थे, तभी से हमने लड़ाई करी थी। इस पे हमारा ये कहना था कि केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ ई रिक्शा दिए गए थे जहाँ पर जो है वो हाथ रिक्शा या पैर के रिक्शे से चलाते थे। लेकिन आपने देखा होगा देहरादून या पहाड़ी क्षेत्र में कहीं भी पहले भी जो है ई रिक्शा नहीं चलते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से जो ई रिक्शे बाजारों में उतारे गए और आज भी जब ई रिक्शा का नोटिफिकेशन हो रखा है लेकिन तब भी ई रिक्शा चले, तो कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूँ मिली भगत है। नहीं तो आप किसी भी ई रिक्शा को देख लोगे जो पुराने 2000, 2500 तक की सीरीज के जो ई रिक्शा है, ना तो उनको आपको इंश्योरेंस मिलेगा, ना ही उनकी फिटनेस मिलेगी। अगर कल को ईश्वर ना खास्ता कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो वो जिम्मेवारी किसकी होगी ये भी नहीं पता चले। देहरादून में 19 फरवरी को देश के अलग अलग राज्यों के रिटायर्ड सैन्य अधिकारी सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें मांग की जाएगी कि जगह जगह भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, जिसको खत्म करने के लिए सरकार रिटायर्ड आर्मी अधिकारी को सरकारी विभागों में नियुक्त करे।
जिससे कि विभाग में बदलाव हो सके और आम जनता को राहत मिल सके। ये भानियावाला में अठूरवाला क्षेत्र में ये हो रहा है और इसमें हमारे प्रदेश के राज्यपाल माननीय जनरल गुरमीत साहब वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम ये बेसिकली इसीलिए बनाया गया है कि फौजी इसमें जो हैं जो जल्दी रिटायरमेंट आ जाते हैं उनको एक और काम करने का मौका मिले और वो एक डिसिप्लिन फोर्स होता है, एक ट्रेंड फोर्स होता है, उसको कहीं पर भी लगाया जाए तो वो अपना काम बखूबी करेगा। तो अगर कुछ इस तरह की बातें कुछ पहले आई थी तो वो धीमे धीमे जो संगतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है एंड आई एम श्योर वो जल्दी ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अगली खबर का रुख करेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाली फिल्म यू कनू रिश्ता का टीजर लॉन्च किया है। ये फिल्म देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में 17 फरवरी को रिलीज होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये फिल्म उत्तराखंड के परिवेश, संस्कृति और धरोहर को देश विदेश में प्रसारित करने के लिए है। उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई दी। डॉक्टर निशंक के उपन्यास छूट गया पहाड़ पर यह फिल्म बनी है। अपनी छात्रा के इलाज के लिए संघर्ष करती शिक्षिका की ये कहानी है जो नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ उत्तराखंड की सैन्य परंपरा को दर्शाती है। देहरादून की विधानसभा स्थित कार्यालय में मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने G20 समिट की प्रारंभिक तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में G20 से संबंधित 2 बैठकें होनी तय हैं। पहली बैठक 25 से 27 मई को होगी, वहीं दूसरी 26 से 28 जून को आयोजित की जाएगी। साथ ही कहा कि हमारी सरकार और अधिकारी G20 की बैठक की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की रही है। वहीं G20 समिट में शामिल होने वाले डेलीगेट्स का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन परिसर स्थित ट्यूलिप गार्डन का निरीक्षण किया और विभिन्न प्रजातियों की आकर्षक पुष्प अवस्था की प्रशंसा की। साथ ही पुष्प वाटिकाओं की जानकारी ली। बता दी कि राजभवन में विभिन्न प्रजातियों के ये बेहद आकर्षक ट्यूलिप पुष्प राजभवन में आयोजित होने वाले वसंत उत्सव तक पुष्प अवस्था में रहेंगे। इस साल राजभवन में ट्यूलिप की 13 प्रजातियों के 7000 बल्ब्स रोपित किए गए हैं। बता दी कि राज्यपाल के निर्देश अनुसार राजभवन में श्री बद्रीनाथ धाम पुष्प वाटिका, श्री केदारनाथ धाम पुष्प वाटिका, गंगोत्री धाम पुष्प वाटिका, यमुनोत्री धाम पुष्प वाटिका, साथ ही बता दें कि हेमकुंड साहिब पुष्प वाटिका और सैनिक धाम पुष्प वाटिका विकसित की गई हैं। ऊधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। इस बीच पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मोटरसाइकिल गदरपुर और काशीपुर क्षेत्र से चोरी की गई है। वाहन चोरी की घटनाओं को हमने काफ़ी गंभीरता से लिया और उसी संवेदनशीलता के कारण हमने अलग अलग चौकी इंचार्जों के नेतृत्व में टीम बनाई थी। इसमें हमें लगातार कुछ वीडियो फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इसके माध्यम से जानकारी मिल रही थी कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो वाहन चोरी घटनाओं में संलिप्त हैं। एक बाइक मिली थी हमें, इसको चेकिंग में और इसमें जब जो हमारे पास ई चालान मशीन है उसके माध्यम से दिया गया तो ये संतोषजनक नहीं जवाब दे पाया। ले आकर के थाने में जब पूछताछ करी गई तो ये चोरी की बाइक निकली। इस तरीके से 2 बाइकों का रजिस्ट्रेशन तो हमारे वहाँ से, 3 बाइकें इसमें अन्य जगहों से चोरी की है। आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया जाएगा।
लोहाघाट के रेंजर दीप जोशी के नेतृत्व में लोहावती नदी में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग कूड़े निस्तारण का कार्य कर रहे हैं। इस बीच रेंजर दीप जोशी ने बताया कि नमामि गंगे मिशन के तहत ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पंचम वाहिनी एसएसबी चंपावत, 36वीं वाहिनी आईटीबीपी सहित पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोहावती नदी लोहाघाट नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की लाइफलाइन है। योजना के तहत आज यहाँ पर लोहावती नदी में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आईटीबीपी, पीजी कॉलेज लोहाघाट तथा वन विभाग सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के साथ किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषित नदी की साफ सफाई के साथ साथ आम जनमानस को ये संदेश देना है कि नदियों को स्वच्छ व सुरक्षित रखें। और यह कार्यक्रम हर माह आयोजित किया जाएगा। वन विभाग ने हमें कल शाम को कॉल किया था, तो हमने बहुत प्रयास किया कि बच्चे आए, फिर भी बच्चे आए हैं हमारे। और ये मेरा प्रयास रहेगा कि हम नमामि गंगे के माध्यम से इस वर्ष पुनः इस लोहावती नदी को साफ करने का प्रयास करेंगे और पूर्ण रूप से साफ करने का प्रयास करेंगे। और हम इस संदर्भ में एक अपनी रिपोर्ट भी भेजते हैं और हमें सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों का सहयोग रहता है। और ये हमारा दायित्व है कि हम इस लोहावती को साफ करें, क्योंकि हम इसी का पानी पीते हैं और ये हमारी जीवनदायिनी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।